नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और मैं हर बार की तरह प्रोफेसर अभय दुबे सर से बात करूंगा। सर, एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हम सब लोगों का जुड़ाव है और वो है शिक्षा। मोदी सरकार का एक अलग चलन है, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजीसी, वो एक नया रेगुलेशन लेकर के आया जिसको वो कह रहे हैं प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। उसमें सर बहुत हो हल्ला मच रहा है। मैं 1 मिनट में जरा ब्रीफ में बता दूं दर्शकों को कि वो मोटे मोटे जो ऐतराज हैं वो क्या है। उसमें कहा यह जा रहा है कि जैसे उसमें पहले यह था कि सिर्फ एससी एसटीज को ही होगा, लेकिन दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, कंसल्टेटिव कमेटी, उसमें उन्होंने ओबीसी को भी जोड़ा। और अब ये कहा जा रहा है कि ये लोग अपने जो कैंपसेस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, उसकी शिकायत करेंगे और यूनिवर्सिटी को एक पैनल बनाना होगा, 24 घंटे में उसका निवारण करना होगा। तो एक तरफा यह है कि कोई भी शिकायत कर दे। जो ऐतराज है उसमें यह है कि ऐतराज के बाद अगर गलत वो निकलती है शिकायत तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी है उन छात्रों के ऊपर जिन्होंने गलत शिकायत की। दूसरा, जो सबसे दिक्कत की बात है, वो कह रहा है कि जो यूनिवर्सिटी है उसका जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इवन फंडिंग रोकी जा सकती है, उस इंस्टीट्यूशन की मान्यता रद्द हो सकती है। ये बहुत सारे एक समस्याएं हैं इसमें, इसको मैं आपसे जरा विस्तार में समझूंगा। दूसरा, इसका एक पॉलिटिकल फॉलोआउट है। बुरी तरीके से इस समय भाजपा बैकफुट पे है और जो भाजपा का कोर वोटर है, जो अपर कास्ट है, वो परेशानी में है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये भाजपा वोट के चक्कर में, अभी एक रोहित वेमुला बिल बनाया कर्नाटक सरकार में कांग्रेस ने, तो आपने देखा देखी उस ओबीसी को खुश करने के लिए आपने भी बना दिया उसको, और बिना सोचे समझे, बिना किसी उसके आपने एक तरफा ये बिल बना दिया जहां पे कि सवर्णों के ऊपर मार पड़ेगी। इस पे सर मैं आपको दोनों पक्ष, इसका टेक्निकलिटी में क्या समस्याएं हैं और इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट जो भाजपा झेल रही, उस पे सर मैं आपका एक वक्तव्य चाहता हूं। देखिए, इस पूरी समस्या की जड़ में भारतीय जनता पार्टी का, इसे कहते हैं ना कि वो एक अपराध बोध है। मतलब इसको अंग्रेजी में गिल्ट बोलते हैं, अपराध बोध है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरीके से समझती है, अंदर ही अंदर। इस बात को कोई वो नहीं करेंगे, कभी मुंह सामने नहीं कहेंगे। वो जानती है कि वो मुख्य तौर पर आरक्षण विरोधी मानसिकता की शिकार है भाजपा। अच्छा, पिछड़ों के वोट चाहती है, दलितों के वोट चाहती है, आदिवासियों के वोट चाहती है, उसके बिना सत्ता में तो नहीं आ सकती। और पिछड़ों यानी शूद्र जातियों के वोट प्राप्त करना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे में आज से नहीं है, गुरु गोलवलकर के जमाने से है। मैंने उन गुरु, जब अपनी किताब लिख रहा था, मैं हिंदुत्व की ज्ञान की राजनीति बनाम वो कर रहा था, हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति, तो उस वक्त गुरु गोलवलकर के पुराने व्याख्यान और पुराने स्वयंसेवकों से बातचीत मैंने काफी पढ़ी थी विस्तार से। सीएसडीएस में उनके पूरे श्री गुरु जी का पूरा वांग्मय मौजूद था, सावरकर का और उनका, दोनों मैंने बहुत पढ़े थे। तो उसमें निकल के आ रहा था, दोनों सावरकर के में भी आता है और गुरु जी के में भी निकल के आता है, कि शूद्र जातियों को किस तरीके से ऊंची जातियों के साथ जोड़ा जाए, यही हिंदू एकता और सत्ता प्राप्त करने का रहस्य है। बात उनकी सही भी है। इस देश में 50% से ज्यादा शूद्र जातियां हैं। उसके बाद में पूरे देश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, लेकिन 8-10% तो कुल मिला के ऊंची जातियां होंगी ही पूरे देश में। बाकी दलित और मुसलमान, ईसाई और आदिवासी हैं। तो जैसे ही आप ऊंची जातियों के साथ में शूद्र जातियों को जोड़ते हैं, वैसे ही आपको चुनाव जीतना आप शुरू कर देते हैं। ये 60 के दशक से दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में जनसंघ ने प्रयोग शुरू किया और होते होते जाके वो 90 के दशक में फलीभूत होना शुरू हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो पूरी तरीके से फलीभूत हो गया। अब समस्या ये है कि ये तो आपने चुनावी जमीन पर तो जीत हासिल कर ली, लेकिन मन में तो वही है बात कि भाई किस तरह से ऊंची जातियों का जो दबदबा है वो कायम किया जाए पहले की तरह, वही इस देश का पुनरुद्धार करेगा। ये सबके मन में मानसिकता है। यहां तक कि जो पिछड़ी जातियों के नेता भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परंपरा में दीक्षित हैं, जो ऐसे केवल टिकट के लिए आए, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो सामाजिक न्याय की पार्टियों से टिकट के लिए आ गए उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिनकी बिल्कुल पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, शिक्षा दीक्षा, विचारधारात्मक इंजेक्शन उनको आरएसएस की शाखाओं में लगा है पिछड़ी जातियों की, वो लोग भी विप्रों के प्रति श्रद्धा से अवनत रहते हैं। मतलब उनको भी लगता है, और वो कर्म का बड़े स्वभाव से और परिवार में बड़े कर्मकांडी भी होते हैं, ये सब भी है।
तो ये अब दिक्कत देश की राजनीति इस तरह से मोड़ ले रही है कि लगातार आपको शूद्रों, पिछड़ी जातियों को, सबको आश्वासन देते रहना पड़ता है कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। मन में है अपराध बोध, इसलिए आप ओवर कंपेंसेट करते हैं, मतलब हद से ज्यादा सीमा तोड़कर आप दिखाना चाहते हैं कि आप उनके कितने खैरख्वाह हैं। या उन्होंने रोहत वेमला बिल बनाया कर्नाटक में, उन्होंने तुरंत देखा हमें भी कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने यूजीसी के जरिए वो इस चीज को ले आए ताकि वो दिखा सकें उसको। इसके पीछे एक और बात है, वो मानते हैं कि ऊंची जातियां कहां जाएंगी। ऊंची जातियां हमारी जेब में पड़ी हुई हैं, उनको मजबूरी में भाजपा के साथ ही रहना है, खासतौर से उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में और मध्य भारत में। दक्षिण भारत की बात नहीं, दक्षिण भारत का सीन बिल्कुल अलग तरीके का है। तो इस बहुत बड़े इलाके में जो भाजपा का कैचमेंट एरिया है, वो मानते हैं कि अगर हम एक तरह का एक हद से ज्यादा पिछड़ी जातियों को और कमजोर जातियों को आश्वासन देने के लिए कुछ इस तरह का कानून बना भी देंगे, नियम बना भी देंगे, तो जो कुछ उसमें असंतोष वगैरह होगा उसको हम निपट लेंगे, बाद में वोट उनके अंततः हमें ही मिल जाएंगे। इसके पीछे ये भी भावना, एक तरफ अपराध बोध है और दूसरी तरफ ये विश्वास है कि आखिरकार हैं तो हम ऊंची जातियों की पार्टी, हमें तो वोट उनके मिलने ही मिलने हैं और ऊंची जातियों तक के साथ हमारा गठजोड़ बड़ा पक्का है, ये बड़ा स्थायी गठजोड़ है। धीरे धीरे हुआ है, इसमें समय लगा है बहुत, भाजपा से बीच बीच में ऊंची जातियां छोड़ के हटती भी रही हैं, लेकिन अब उनको लगता है कि आ भी गई हैं। और पिछले 7-8 मेरे ख्याल से 2014 के बाद के जो इलेक्शन डेटा है वो दिखाता भी है कि ऊंची जातियां, भाजपा खराब प्रदर्शन करे अच्छा करे, वो उसके साथ ही रहती हैं मोटे तौर और काफी जम के साथ रहती हैं। तो ये दो बातें हैं, ये दो बातें मिलकर दो बातों ने मिलकर भाजपा को मजबूर किया है कि वो यूजीसी वाला नियम बनाए। पहली नजर में देखने पे वो पक्षपातपूर्ण लगता है नियम। मैं आरक्षण का समर्थक हूं, मैं ये मानता हूं कि पूरी तरह सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए कमजोर जातियों को इस देश की, उसके पक्ष में सारी जिंदगी लिखता बोलता रहा हूं। लेकिन वो सुरक्षा देने का ये तरीका नहीं होना चाहिए कि दूसरा जिसके खिलाफ आप सुरक्षा दे रहे हैं वो अपने आप को दोयम दर्जे का मानने लगे या वो असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो जाए। इस वक्त बड़े पैमाने पर आप टैक्सी में जाइए, आप लोगों से आमतौर पर बात कीजिए, अगर वो व्यक्ति ऊंची जाति का है, एक तो आग की तरह ये खबर फैली हुई है चारों तरफ, साधारण से साधारण व्यक्ति को वो पता लग गया है कि केवल ये मामला उच्च शिक्षा तक सीमित नहीं है, जिन लोगों के बच्चे उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं वहां तक भी ये बात पहुंच गई है। जो निचले तबके के कामगार हैं, जो बहुत कम गुजर बसर में और ऊंची जातियों से उन्हीं कुलों से आते हैं, उनके अंदर भी ये बात पहुंच गई है और काफी इस बात पे नाराजगी है। लोगों को लगता है कि ये बीजेपी, और वो साफ साफ कहते हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक ऐसे व्यक्ति से मेरा साहबका पढ़ा, साफ कहते हैं सरकार हिंदुओं पे चल रही है और ऊंची जातियों का विरोध करके कैसे काम चलेगा। तो हिंदुओं पे चलने वाली सरकार, ऊंची जाति, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थक हैं उनकी निगाह में। मतलब वो मानते हैं कि ये जब तक ऊंची जातियां सपोर्ट नहीं करेंगी किसी सरकार को तो वो हिंदू सरकार नहीं हो सकती है। केवल कमजोर जातियों के समर्थन से कोई सरकार हिंदू सरकार नहीं होगी। इसीलिए जो अखिलेश यादव की सरकार होती है उसको हिंदू सरकार नहीं कहा जाता है, लालू यादव की सरकार को हिंदू सरकार नहीं कहा जाता है, केवल भाजपा की सरकार को हिंदू सरकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें ऊंची जातियों के समर्थन की गारंटी है वहां पर कि वो समर्थन तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, कमजोर जातियों का समर्थन मिले या ना मिले। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो कि यूजीसी के इस कानून से निकलकर सामने आ गई है और अब भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ पुनर्विचार कर रही होगी, क्योंकि मैं मानता हूं ये लोग कोर्स करेक्शन करने में, अपना रास्ता बदलने में, संशोधन करने में भी माहिर हैं। तेरी सोच रही होगी कि अब क्या किया जाए, वो उसको वापस भी करेंगे। मेरा मानना यह है कि वो उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूर कर सकते हैं। देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने आरक्षण में पिछले दरवाजे से गरीबी के सवाल के ऊपर ऊंची जातियों की घुसपैठ कराई। उस घुसपैठ का उनको फायदा ये हुआ कि ऊंची जातियों के साथ इनके संबंध और मजबूत हो गए। लेकिन नुकसान ये हुआ कि राहुल गांधी जब लाल किताब लेके निकले तो उनकी बात पर लोगों ने, कमजोर जातियों ने यकीन भी किया, को देख चुके हैं कि भाई ये पीछे दरवाजे से घुसपैठ कराते हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो दूसरी तरफ अब ये करना चाहते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए, और उसका जब नुकसान होता दिखेगा तो फिर उसके अंदर संशोधन करेंगे। जब संशोधन करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ समस्या पैदा होगी। तो क्राइसिस दर क्राइसिस है
और उसका ये सामाजिक स्तर पे भी मुकाबला कर रहे हैं, आर्थिक और दूसरे विदेश नीति के स्तर पर तो हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं जी। नहीं, अभी अभी सर जो आ रहा है उसमें पहले तो सरकार पहला नीजर रिएक्शन आया है कि वो भ्रम दूर करेंगे, अभी कुछ उस पर कागज वगैरह लाएंगे, व्हाइट पेपर लेके आएंगे। सरकार इस मामले में यूटर्न लेने में फेमस है, वो नहीं होगा तो करेक्शन भी करेंगे, नहीं होगा तो वापस भी ले लेंगे, उसमें उनको कोई शर्म नहीं आती। मैं सर एक दूसरी बात कह रहा था, थोड़ी देर के लिए भी इसको जातीय पॉलिटिक्स से दूर रख के सोचते हैं कि अगर सच में मान लेते हैं कि मोदी सरकार की नीयत बहुत अच्छी है, कोई भी कानून अगर डिप्राइव जो है या जिसको न्याय दिलाना चाहते हैं उसकी तरफ थोड़ा टिल्टेड झुका हुआ नहीं रहेगा तो बात बनती नहीं है। जैसे SC/ST एक्ट में करीब कन्विक्शन रेट 45-46 या 47% से ज्यादा नहीं होता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि इसका मिसयूज होता है, लेकिन उससे ज्यादा, उसके बावजूद भी कन्विक्शन रेट बहुत कम है, आधे से भी कम है। अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में इस मैकेनिज्म, जो रिड्यूसल मैकेनिज्म, अगर उसको डिटेल कर दिया जाए तो क्या ये ठीक नहीं है उन जातियों के लिए? क्योंकि ये भाई जाति जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सच्चाई है भारत की, वो होता है, लेकिन इसको आनंद फानंद में लाने के बजाय अगर थोड़ा और डिटेल में लाते और उस मैकेनिज्म को बेटर करते तो ये एक अच्छी पहल होती। देखिए, ये लोग तो बुरे कानून बनाने में माहिर हैं, और ये इस बात का सबूत है कि अपने ही बनाए हुए कानून और संसद से पारित कानूनों को इन्हें वापस लेना पड़ता है। इनको आंदोलन में देर में झुकते हैं, लेकिन इनको झुकाया जा सकता है, ये भी बात बिल्कुल तय है। लोग बुरे कानून बनाने में माहिर हैं। अब आप देखिए कि अगर आपको ऊंची जातियों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव के खिलाफ शिक्षा संस्थानों में कमजोर जातियों को सुरक्षा देनी थी, तो आप इस तरह का सुरक्षा कानून भी तो बना सकते थे आप, जिससे कि इस तरह की दिक्कतें नहीं होती, या होती तो वो बहुत मामूली किस्म की दिक्कतें होती, इनको व्हाइट पेपर लाके या समझाने बुझाने के जरिए ये अपने जनाधार को संतुष्ट कर सकते थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो घबराहट दिख रही है, और भाजपा से आमतौर पर खुश रहने वाली ऊंची जातियों में जो काफी तीखी ये नाराजगी मामूली किस्म की नहीं है, ये नाराजगी बहुत तीखी है। और ये नाराजगी केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है कि साहब के राजपूतों का समर्थन हो रहा है इसलिए ब्राह्मण नाराज है उत्तर प्रदेश में, ये उस किस्म की चीज भी नहीं है। ये नाराजगी यहां तक चली गई है कि आपको ये कहते हुए लोग बोलेंगे, अरे अमित शाह तो बड़ा बदमाश आदमी है, वो योगी को सत्ता से निकालना चाहता है, इसलिए ये कानून लाया है, जबकि इस कानून का केवल राजपूतों से कोई संबंध नहीं है, और योगी जी के इस कानून की लाने में कोई भूमिका नहीं है। और मैं तो ये मानता हूं अमित शाह की भी व्यक्तिगत रूप से इस कानून को लाने में कोई भूमिका नहीं होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संघर्ष चल रहा है, लोगों ने अपनी कल्पना से इस चीज को उससे जोड़ दिया है। मतलब लोग मान रहे हैं कि ऊंची जातियों को कूटा, इसलिए वो यही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊंची जातियों की कुटाई हो रही है, इसलिए कुटाई हो रही है क्योंकि योगी बाबा को हटाना है। अब आप सोचिए जरा, सुनने में हम लोगों को हास्यास्पद लग सकती है बात ये, लेकिन आम लोग इसी तरह सोच रहे हैं। और मैं अभी थोड़ी 1 घंटे पहले ही मैंने ये चीज सुनी अपने कानों से, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, मतलब ये बात योगी सच बाबा, है। हाँ, ये स्थिति है, क्योंकि भाजपा जो तमाम चालें वाले चलती है, वो लोग भी उसको उसी तरीके से देखते हैं। मैं सर चूंकि उत्तर प्रदेश में रहता हूं, लखनऊ में, और मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, भले ही मैं वैचारिक रूप से साम्यवादी हूं, लेकिन मेरा समाज, मेरे रिश्तेदार, घर परिवार, दोस्त यार ज्यादातर अपर कास्ट या खास करके ब्राह्मण है, और उसमें एक नाराजगी तो है योगी आदित्यनाथ के प्रति। मैं भी इसको अभी 1-1.5 महीने पहले तक नहीं मानता था, लेकिन एक मुद्दा सर और जुड़ा है, जब से वो शंकराचार्य वाला एपिसोड हुआ है, उसमें सबको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि इसको योगी ने अपना ईगो बनाया हुआ है और अननेसेसरी का वहां पे परेशान किया जा रहा है उनको, वो अभी स्नान नहीं करने जा रहे हैं, जिद पकड़ के बैठे हुए हैं, और योगी सरकार उस पर कर नहीं रही। यूजीसी के साथ एक बड़ा मुद्दा सर ये जुड़ गया है, ये शंकराचार्य वाला, और उसी के मुद्दे पर कल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने रिजाइन कर दिया है। अब चूंकि उनको भी परेशान करना है, वो यादव होते तो उनको तुरंत जोड़ा जाता था कि ये तो सपाई हैं, लेकिन चूंकि वो खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं तो अभी कुछ उनका समझ नहीं आ रहा, उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सब जो ये चल रहा है, भाजपा इसमें बहुत डबल परेशानी में हो। लोग कहेंगे कि आप तो हमेशा ही कहते हैं भाजपा परेशानी में, लेकिन वो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन जो परेशानी है वो है। और आप देख रहे होंगे सर, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे जो राइट विंग के जो बड़े बड़े ट्विटर हैंडल्स हैं, वो लोग जो गाली बक रहे हैं, लिटरली गाली, मतलब माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, क्योंकि आईटी सेल वालों ने कहा कि ये सब लोग डीप स्टेट में चले गए हैं, पैसा आ रहा जोर शोरों से, और इसलिए सरकार विरोधी बातें कर रहे हैं। ये सब जो भाजपा का पूरा इकोसिस्टम इसमें डिस्टर्ब हुआ है, आपको लगता है ये बात निकली है बहुत दूर तक जाएगी?
देखिए, ये इस पे निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी जल्दी कोर्स करेक्शन करती है, और भाजपा ने के रणनीतिकार कहां तक ये समझ पा रहे हैं कि ये क्राइसिस कितनी गहरी है और कितनी दूर तक ये मार करेगी। अगर उन्होंने इसमें देर कर दी तो जो पहले से उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नाराजगी है, और जो शंकराचार्य प्रकरण आ गया है वो, और तीसरा ये यूजीसी का प्रकरण आ गया, ये तीनों चीजें आपस में मिलकर एक ऐसा प्रभाव पैदा कर सकती हैं जो भाजपा के समर्थन आधार में एक परमानेंट डेंट कर सकता है, एक स्थायी नुकसान उसको पहुंच सकता है। इस बात का अंदेशा है। अब भाजपा कैसे इससे, और इसमें देखिए किसी भी बाहर के व्यक्ति पे आप कोई ठीकरा नहीं फोड़ सकते। ये विपक्ष का किया धरा नहीं है, और न ये जॉर्ज सोरोस का किया धरा है। जॉर्ज सोरोस तो विपक्ष को मदद करते हैं, वो कैसे भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे, मतलब बिना विदेशी शक्तियों का इसमें हाथ है, कोई हाथ है ही नहीं। ये तो भाजपा का खुद का किया धरा है और वो उसको भुगत रहे हैं। और दूसरे शंकराचार्य विवाद, एक बार शंकराचार्य विवाद भी है। आप देखिए ना, जिस तरीके से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद डटे हुए हैं, उन्होंने बाकायदा झंडा भी फहराया, और वो जिस तरीके से वो डटे, उन्होंने मोर्चा लगाया हुआ है, उससे लगता है कि, और उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ पैरेलल मोर्चा लगा हुआ है, समांतर मोर्चा लगा हुआ है मौनी अमावस्या के मेले में। और भाजपा का आला कमान चुपचाप बैठा हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले को कैसे रोकें। उन्होंने केवल ये कर सकते थे कि एक उप मुख्यमंत्री को, जो अमित शाह के खेमे का है, उसको एक्टिवेट कर दिया, और वो बिल्कुल उनको भगवान शंकराचार्य बोल रहा है, बिल्कुल समानता, मतलब हिंदुत्व के खेमे में सनातन के सवाल पर सीधा सीधा एक गृहयुद्ध छड़ा हुआ है। टीवी पे इस पे बहसें चल रही हैं, और इस समस्या से वो लोग बच नहीं सकते हैं। साथ में यूजीसी वालों का ये आ गया, पहले से ही नाराजगी चली रही थी, ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हो ही गई थी, अविमुक्तेश्वरानंद का मामला तो उसके बाद आया है। तो ये तीनों चीजें जो मिल गई हैं, इसने एक बड़ा रूप धारण कर लिया है। खासतौर से यूजीसी की चीज ने इसको केवल उत्तर प्रदेश केंद्रित नहीं रहने दिया है, वो उत्तर प्रदेश के दायरे के बाहर ले गए वो लोग। जी सर, कल एक और घटना हुई। कल चूंकि गणतंत्र दिवस था, उसमें राहुल गांधी को, जो परेड होती है उसमें थर्ड रो में बैठाया गया, और दोपहर होते होते ये बात सोशल मीडिया में चलने लगी कि ये, मतलब चूंकि एलओपी जो होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसका कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है, और सारे कैबिनेट मिनिस्टर अगर फ्रंट रो में बैठे हुए थे तो बाकी दोनों एलओपीज को क्यों नहीं बैठाया गया आगे। और ये दोपहर से बात शुरू हुई, शाम को जो है राष्ट्रपति भवन में, जो कि वो एट होम होता है 26 जनवरी को, तो वहां पे जब सब लोग गए तो एक छोटा सा मसला इन लोगों ने पकड़ा कि वो पता चला कि वहां शायद कोई थीम रखी गई थी नॉर्थ ईस्ट की, और सबको एक पटका दिया जा रहा था असम का, और वो सबने पहना, और राहुल गांधी ने शायद उसको हाथ में ले लिया और अपने कुर्ते पे उन्होंने नहीं डाला। अब इसको लेकर के भाजपा ने बिल्कुल बवाल काटा के दिया, नॉर्थ ईस्ट का अपमान हो गया, पटका उन्होंने कंधे पे नहीं रखा, हाथ में लेके घूम रहे थे, और ये बहुत बड़ा। हालांकि बाद में आ गए, राजनाथ सिंह ने भी नहीं पहना था। पहले थीम के ऐसे कोई प्रथा भी नहीं है कि कोई थीम होती है और सबको कोई फैंसी ड्रेस में जाना होता है, ऐसा कुछ था नहीं, शायद उन्होंने नहीं पहना होगा, जिसको इच्छा ही पहना, नहीं पहना। ये लगता सर कि ये क्योंकि भाजपा पहले भी लाल किले पे भी जो है, आप देखिए राहुल गांधी को कभी पीछे बैठा देगी, शाम को भी उनकी 5वीं 6वीं रो में सीट लगाई गई थी। ये आपको लगता है ये कोई मुद्दा है भी, या अननेसेसरी का भाजपा जो ये सब बातें खड़ा करती राहुल गांधी के खिलाफ? देखिए, मैं तो समझता नहीं हूं कि ये बहुत मैं तो समझता हूं ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि चर्चा हो रही है, इसलिए मैं कहूंगा कि भाजपा की अपनी थीसिस ये है कि विपक्ष विहीन लोकतंत्र बनाना है। इसलिए विपक्ष के नेताओं को जितनी अहमियत कम दी जाए, जितना जिनका उनका तिरस्कार किया जाए, ये बताया जाए कि इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई क्षमता नहीं है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, कुछ नहीं, मतलब है। इसलिए लगातार ये कर रहे हैं। अब चूंकि विपक्ष ने पिछले दिनों कुछ ऐसे चुनाव जो विपक्ष को जीतने चाहिए थे, अन्य कारणों से वो हार गया है विपक्ष, है, इसलिए भाजपा को और भी कहने का मौका मिल गया। अब कल्पना कीजिए, अगर लोकसभा में भाजपा से बहुमत छीनने के बाद में विपक्ष हरियाणा और महाराष्ट्र बिहार के चुनाव जीत जाता, तो आज ये विपक्ष को ये सब नहीं कह पाते। आपको याद होगा जो पहला लोकसभा का अधिवेशन हुआ था, लोकसभा 2024 के चुनाव परिणामों के बाद में, उसमें सारे बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी समेत कितने सिटपटाए हुए अपनी सीटों में सिर झुका के छीटाकशी और उनके ऊपर जो उल्हाने दिए जा रहे थे, वो सब सुन रहे थे। मतलब उनकी हालत खस्ता थी उस वक्त, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हम इन बातों का जवाब कैसे दें। उनका मजाक उड़ाया जा रहा था खुल के लोकसभा के अंदर और बाहर।
लेकिन जैसे जैसे उन्होंने विधानसभा के चुनाव जीते, वो फिर से 2019 वाले मोड में चले गए और मानने लगे कि अब हमारी बल्ले बल्ले है और हमारा ये लोग विपक्ष वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम थोड़े से लड़खड़ाए थे, अब हम संभल गए हैं, ये मान के चल रहे हैं वो। लेकिन चूंकि गवर्नेंस डेफिसिट बहुत है, बहुत बड़े पैमाने पर है, मीडिया पे कब्जा कर रखा है, वरना भ्रष्टाचार बहुत है। अभी तो जो सुचिता दलाल ने जो उन्होंने हर्षद मेहता वाला शेयर बाजार घोटाले की पोल खोली है, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट में कहा है कि सीएजी की बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने सरकार की सब योजनाओं के अंदर हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की शिनाख्त की है, उसकी कोई चर्चा वगैरह नहीं हो रही है, और सारा भ्रष्टाचार जो है वो सरकार की लायतलाली और जो गवर्नेंस डेफिसिट है उसके कारण हो रहा है। धीरे धीरे ये सब बातें भी निकल के आएंगी, क्योंकि आप साधारण मीडिया नहीं दिखाएगा, सोशल मीडिया दिखाएगा, बात तो निकल के आएगी ही सब पूरी की पूरी ही। तो सरकार बहुत तरह तरह के संकटों में है, और ये बताता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो निचले स्तर से परत दर परत जमा होती रहती है। मैं इसको मनुष्य के शरीर से इसकी तुलना करूं, एंटी इनकम्बेंसी की। मनुष्य के शरीर में जैसे ही व्यक्ति मोटा होना शुरू होता है, उसके चेहरे से पता लग जाता है कि मोटा हो रहा है, सबसे पहले चेहरे पे उसके आता है। लेकिन उसका जो पेट होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती है, तो वहां पे 10-20 साल तक चर्बी जमा होती रहती है, तब जाके पता चलता है कि ये वहां से मोटा हो रहा है। एंटी इनकम्बेंसी इसी तरह की चीज है, कम से कम भारतीय संदर्भ में। यहाँ आंदोलन वगैरह नहीं हो रहे हैं, मीडिया में खबर नहीं आ रही है, ये सब कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी के कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और आप छोटे चुनाव यानी विधानसभा चुनाव और उससे छोटे चुनाव जीत रहे हैं, उससे भी एंटी इनकम्बेंसी दब जाती है। लेकिन ये सारी चीजें परत दर परत जमा हो रही हैं, और लोगों का क्षोभ बढ़ रहा है। वो क्षोभ धीरे धीरे खुन्नस में बदल जाता है, और जब वो खुन्नस में बदलता है तो लोग अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करना शुरू कर देते हैं। फिर एक वोटरों का ऐसा वर्ग बन जाता है जो ये कहता है कि हम वोट तो भाजपा को दे देंगे, लेकिन अगर विकल्प आया तो नहीं देंगे, यानी अनमने हो जाते हैं, जैसा पिछले 2024 के चुनाव में हुआ था। जो सर्वे में निकल के भी आ रहा था, सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे में निकल के आ रहा था, मैं इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूं। तो ये एक ऐसी स्थिति बन रही है, और ये इस बात को भारतीय जनता पार्टी चूंकि चुनाव जीत गए हैं, जीत के नशे में ज्यादा है, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं सर, आपने कहा कि जो कुछ विधानसभा चुनाव जीते भाजपा ने, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, उससे मैं बेशक उनको एक किक तो मिला ही होगा, लेकिन आपको सर याद हो जो 2014 के पहले जो तेजी दिख रही थी, या जो आक्रामकता थी कि ये नए नए बिल लाऊंगा, यूसीसी ले आऊंगा और वन नेशन वन इलेक्शन लाऊंगा, बहुत सारी बातें हो रही थी, ये कर देंगे वैसे कर देंगे, वो थोड़ा ठंडा पड़ा है पिछले 1.5 सालों में। आप देखिए तो ऐसी कोई तेजी नहीं दिखा रही सरकार। वो 350 सीटें मिल जाती हैं अगर, तो वो भी करते। अगर 350 सीटें मिल जाती तो अभी मेरा मानना है कि ज्यादातर विपक्ष के नेताओं की पहली कतार इस वक्त जेल में होती। मोदी ने खुल के कहा था कि मैं ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ज्यादा हमला करूंगा, और इस वक्त विपक्ष अपने नेताओं की दूसरी कतार से चल रहा होता, बाकी वो सब लोग जेल में होते। तो वो 2024 में जो बहुमत उन्होंने खोया, उससे इनकी रफ्तार तो धीमी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे फिर से वो पुराने मोड पे आ रहे हैं, 2019 वाले मोड पे आ रहे हैं। उसके लिए इन्हें आरएसएस को फिर से कोने में थोड़ा ढकेलना जरूरी था, अंदरूनी लड़ाई जीतनी थी। देखिए, मोदी की सफलता शुरुआत वहां से होती है जब वो भाजपा के और आरएसएस के भीतर की लड़ाई जीतते हैं। वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी भीतर की लड़ाई जीत के ही हुए थे। अगर वो भीतर की लड़ाई नहीं जीतते तो नहीं बन सकते थे प्रधानमंत्री पद की। आरएसएस तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनने देना चाहता था। तो 2024 में बहुमत खोने के बाद फिर से वो भीतर की लड़ाई में फंस गए। लेकिन अब उन्होंने नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाना इस बात का एक बड़ा सबूत है कि उन्होंने भीतर की लड़ाई में उनका मोदी जी का हाथ भारी हो गया है, और आरएसएस ने मान लिया है कि अभी फिलहाल इनको हिला नहीं सकते अपनी जगह से। हम केवल इस पूरी लड़ाई में एक ही जगह है जो मोदी जी जिसके लिए दिक्कत में है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वो अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सब जगह तो उन्होंने अपने मन की कर ली है पूरी तरीके से। इस तरह देखा जाए, हिंदुत्व के भीतर की राजनीति, भाजपा की अपनी राजनीति, भाजपा के संगठन की राजनीति, वो पूरी तरीके से मोदी शाह के शिकंजे में है। इसमें केवल एक ही समस्या है, उत्तर प्रदेश। इसीलिए देखिए वो उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पा रहे, वहां मामला बुरी तरह फंसा हुआ है। खैर, तो सर चूंकि मेरे पास समय सीमित है, और मैं एक जरा विदेश की बात करना चाहता हूं, जो यूरोपियन यूनियन के प्रति इस समय मोदी जी का प्रेम जगा हुआ है। यूरोपियन यूनियन के लोगों को ही, उनके चांसलर और प्रेसिडेंट वगैरह को बुला करके चीफ गेस्ट भी बनाया गया है
गणतंत्र दिवस समारोह का। और अब कहा जा रहा है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी लगभग फाइनल हो गया है। मोदी जी ने कहा है कि दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तरफ का एक मिलन है, और बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने कही है। आपको लगता है सर कि जो अमेरिका से लात मारा तो कभी चीन का प्रेम जाग गया, अभी चीन ने लिफ्ट नहीं मारी है तो वो यूरोपियन यूनियन का प्यार जगा हुआ है। ठीक है, मतलब एफटीए तो होना ही चाहिए और हो भी रहा, अच्छी बात है वो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मोदी सही रास्ते पे है या यहाँ भी धोखा खाने वाले हैं एक बार? देखिए, वो अभी जो उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ में जो एग्रीमेंट, अभी बातचीत आज शाम तक पूरी हो जाएगी और उसके बाद कुछ 1 महीने लगेंगे उस समझौते में दस्तखत होने में। वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चीज तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और उसने ट्रंप को एक संदेश भी दिया है कि अगर आप इसी तरीके से चले जिस तरह चल रहे हैं तो धीरे धीरे करके सारी दुनिया में आपके खिलाफ तरह तरह के मोर्चे बनना शुरू हो जाएंगे। देखिए, भारत सरकार बहुत 27-28 साल से कोशिश कर रही थी कि यूरोपीय यूनियन के साथ में एक बड़ा समझौता कर ले। वो इतने साल से नहीं हो पा रहा था समझौता, अब वो समझौता हो रहा है तो उसकी अहमियत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस समझौते से भारतीय अर्थव्यवस्था को ऐसा कोई लाभ नहीं मिलने वाला है जिसकी मोदी जी दावा कर रहे हैं। मोदी जी ने बड़ी गुलाबी तस्वीर दिखाते हुए कहा है कि नौजवानों को 1 करोड़ रोजगार मिलेंगे इससे। ये बिल्कुल झूठ है पूरी तरीके से। मैंने बाकायदा अर्थशास्त्रियों से बात करके इसकी तस्दीक की है। बोले ऐसा कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, ऐसा कोई भी अनुमान नहीं लगाया सकता है कि इतने रोजगार मिलेंगे। केवल ये तो है कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में जो कि श्रम सघन क्षेत्र है, यानी जहां पर रोजगार, जैसे कि टेक्सटाइल है या झींगा वाला क्षेत्र है, श्रिम्प वाला है, इन क्षेत्रों में जो अमेरिका के साथ व्यापार को जो मार पड़ी है टैरिफ लगने के कारण, उससे जो नुकसान हुआ है, हो सकता है कि वो उस नुकसान की भरपाई यूरोपीय यूनियन से समझौते में हो जाए। लेकिन इससे क्या होगा, जहां पहले जो रोजगार अमेरिका के टैरिफ के कारण रोजगारों को नुकसान हुआ है, वही रोजगार तो दोबारा प्राप्त होंगे, नया रोजगार उससे कोई नहीं निकलेगा। और ये भी बताया गया है मुझे कि नई फैक्ट्रियां जो लगेंगी, उन नई फैक्ट्रियों की वजह से पुरानी फैक्ट्रियां बंद भी होंगी। लोग ये तो कहते हैं कि इस चीज से नई चीज पैदा हो रही है, लेकिन उससे पुरानी चीज जो बंद होती है, उससे रोजगार का जो नुकसान होता है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। तो इससे कोई नया रोजगार नहीं पैदा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई नया उछाल नहीं आएगा। यूरोपीय यूनियन का जो पैसा आएगा यूरोपीय देशों का, वो पैसा तो मुख्यतः संगठित क्षेत्र में आएगा। जो असंगठित क्षेत्र की क्राइसिस है, असंगठित संकट है, वो अपनी जगह पर बना रहेगा। तो इससे उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। वो केवल कुछ थोड़ा सा मीडिया का उन्हें सहारा मिला हुआ है, तो उसकी वजह से नया फुटेज ले रहे हैं, नई गुलाबी तस्वीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई दूरगामी या अल्पकालीन प्रभाव, फायदा भी नहीं होगा भारत को। नहीं सर, जो ये जो बात है, बात हम लोग कहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत अच्छी चीज है, ठीक भी है। अब हमारी चूंकि मजबूरी है और हम लोग 92 से ग्लोबलाइजेशन के बाद से अब हम कहीं जा नहीं सकते हैं। चीन ने आप देखे तो वो रास्ता नहीं अपनाया, और आज चीन कहाँ है और हम कहाँ हैं। शायद मोदी जी को कुछ अपने घर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के, कुटीर उद्योगों को लेकर के बेटर करना चाहिए था, बशर्ते इसके सिर्फ अमेरिका पे डिपेंडेंट रहो या चाइना पे डिपेंडेंट रहो या आप यूरोपियन यूनियन पे डिपेंडेंट हो जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, चीन ने बहुत पहले से अंदाजा लगा लिया था कि इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होंगी। इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहा था। उसने एक तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने आप को बहुत उन्नत किया, और इतना उन्नत किया कि आज वो अमेरिका से टक्कर दे रहा है। पीछे है, लेकिन चीन से, अमेरिका के बाद चीनी का नंबर है, बाकी दुनिया तो उसके पीछे ही है। तो उसने अपने देश में उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाया, अपनी उच्च शिक्षा बहुत बेहतर की उसने, जबकि सांस्कृतिक क्रांति के दौरान चीन की जो शिक्षा संस्थाएं थी उन पर बहुत बुरी मार पड़ी थी। उसने अब इस वक्त उसके विश्वविद्यालय बहुत अच्छे हैं। जो चीनी लोग यूरोप वगैरह आ जाते हैं, वहां से सीख के वापस आते हैं, फिर अपने देश की बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो चीन बहुत फायदे में है। चीन ने बहुत ऐसे काम किए हैं जो उसने आज से 25-30 साल पहले शुरू कर दिए थे, उसका लाभ उसको अब मिल रहा है। भारत में तो समस्या एक तो मोदी जी की सरकार की है ही, जो सिर्फ डींग मारने में और गुलाबी तस्वीर चलाने में विश्वास करती है। इससे पहले की सरकारें थी, उन्होंने भी कोई बहुत आत्मनिर्भर बनने में या अपना एक जिसे कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग रिवोल्यूशन लाने में कोई बड़ा तीर मारा हो, उन्होंने भी नहीं ऐसा किया। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे ये विफलताओं और अर्ध सफलताओं की कहानी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी या तो पूरी तरह से विफलताओं की कहानी है या अर्ध सफलताओं की कहानी है। सफलता पूरी यहां भारत में कोई दिखती नहीं है, हालत ये है। तो ये है स्थिति। अब देखिए,
जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, इस वक़्त मिसाइलों की जो टैरिफ की मिसाइलें थी उनके मार से ये डूबे जा रहे थे, तो अचानक यूरोपीय यूनियन का एक सहारा मिल गया है। उसको लेके ये वैतरणी पार करना चाहते हैं? उसकी संभावनाएँ नगण्य हैं। जी, अब इसका जो फल है वो शायद अगले 20-25 सालों बाद समझ में आता है। हमें आज 91-92 के रिवॉल्यूशन के फल आज मिल रहे हैं। शायद हम इससे बेटर कर सकते थे, लेकिन सर हमारे पास समय आज इतना ही है और हम उम्मीद है कि दर्शकों को कुछ बातें समझा पाए होंगे। और इस बार सच में एक बार लग रहा है कि भाजपा का कोर वोटर उनसे खिसक रहा है और नाराज है, और बात मतलब गलत बात भी नहीं है। भाजपा की जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी समस्याएं भाजपा को झेलनी पड़ेंगी। हमसे सर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।